सोचिए, एक तरफ मुंबई का एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े गैंगस्टर के पसीने छूट जाते हैं, जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और दूसरी तरफ वही इंसान है जो अपने पुलिस स्टेशन में आने वाले किसी आम आदमी का जन्मदिन मनाता है, कम्युनिटी के लिए टॉयलेट बनवाता है। ये दोनों दुनिया बिल्कुल अलग है। हाँ, और यही बात तो सबसे कमाल की है। आज हम पूर्व एसीपी अविनाश धर्माधिकारी के एक इंटरव्यू के जरिए मुंबई के उस दौर में उतरने वाले हैं जब अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड और क्रिकेट का मतलब एक कॉकटेल शहर पर राज करता था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक पुलिस वाले की कहानी नहीं, बल्कि उस मुंबई की कहानी है जिसकी सड़कों पर गैंग वॉर एक आम बात थी। हाँ, और आज हमारा मकसद सिर्फ पुराने किस्से दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस मुश्किल दौर में पुलिसिंग असल में काम कैसे करती थी। स्ट्रैटेजी थी। हाँ, वो क्या स्ट्रैटेजी थी जिससे मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के इतने गहरे नेटवर्क को तोड़कर रख दिया। और सबसे जरूरी, एक हार्डकोर पुलिस ऑफिसर के अंदर वो मानवीय पहलू कहाँ से आता था, जिसने साकिना का जैसे बदनाम पुलिस स्टेशन की पूरी तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल। तो शुरू कहाँ से करें? हाँ, मेरे ख्याल से सबसे पहले बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के उस मशहूर कनेक्शन की बात होनी चाहिए जिसने दशकों तक मुंबई पर राज किया। वो एक अजीब दौर था ना? बहुत अजीब। जब बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे दुबई जाकर अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलना मतलब एक आम बात समझते थे। उनके लिए पार्टियां होती थीं, फिल्मों में पैसा लगता था। लेकिन फिर गुलशन कुमार हत्याकांड हुआ और मुंबई पुलिस ने तय कर लिया कि अब इस खेल को खत्म करना। उन्होंने जो रणनीति अपनाई वो सीधी गोली चलाने से ज्यादा दिमागी थी। रणनीति बहुत दिलचस्प थी। पुलिस को पता था कि गुलशन कुमार की हत्या की जो साजिश है वो दुबई में हुई एक मीटिंग में रची गई थी और वहाँ बॉलीवुड के कुछ लोग भी मौजूद थे। अच्छा। तो पुलिस ने किसी पर सीधे एफआईआर नहीं की, उन्होंने बस एक एक करके उस मीटिंग में शामिल हर एक्टर और एक्ट्रेस को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच बुलाना शुरू कर दिया। मकसद किसी को फंसाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद था एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, एक मैसेज देना था कि अब हम सब देख रहे हैं और ये खुला खेल नहीं चलेगा। और इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा नाम सामने आया, शाहरुख खान। अविनाश धर्माधिकारी खुद उन्हें पूछताछ के लिए लेकर गए थे। लेकिन जो तरीका था वो कमाल का था। वो अकेले गए, शाहरुख की ही गाड़ी में उन्हें लेकर आए और वापस छोड़कर भी आए, ताकि मीडिया को कोई भनक न लगे। हाँ, और किसी की इमेज खराब ना हो। ये दिखाता है कि मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि उस नेक्सस की जड़ पर चोट करना था। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर वो चाहते तो मीडिया बुलाकर पूरा तमाशा खड़ा कर सकते थे, लेकिन उनका फोकस साफ था, कनेक्शन को तोड़ो, लोगों को नहीं। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। धर्माधिकारी ने इंटरव्यू में बाबा गैब्रियल नाम के गैंगस्टर का जिक्र किया है। जब उसे पकड़ा गया तो उसने बॉलीवुड के इतने राज खोले कि पुलिस भी हैरान रह गई। जैसे कि उसने बताया कि कौन सी हीरोइन किसके साथ दुबई में रहती थी, पैसों का लेन देन कैसे होता था। इससे अंदाजा लगता है कि ये नेटवर्क सिर्फ पार्टियों तक सीमित नहीं था, ये बहुत गहरा और ऑर्गेनाइज्ड था। मतलब बॉलीवुड तो सीधे सीधे निशाने पर था, लेकिन एक और दुनिया थी जिसमें अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ हो चुकी थी, क्रिकेट। हाँ, क्रिकेट। आज हम मैच फिक्सिंग की बातें सुनते हैं, लेकिन ये जानकर हैरानी होती है कि मुंबई पुलिस ने 1995 में ही इसका खुलासा कर दिया था। हाँ, और इसकी कहानी भी बड़ी फिल्मी है। धर्माधिकारी का एक बचपन का दोस्त ही बुकी निकला। जब उसे उठाया गया तो पूछताछ में उसने एक बहुत बड़े मतलब उस समय के टॉप भारतीय खिलाड़ी का नाम लिया कि वो भी इसमें शामिल है। हाँ, कि वो भी इसमें शामिल है। ये 1995 की बात है, जब क्रिकेट को जेंटलमैन गेम माना जाता था और कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो फिर हुआ क्या? मुंबई पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? यहीं पर सिस्टम की असलियत सामने आती है। पुलिस ने तो अपना काम किया, उन्होंने पूरी डिटेल रिपोर्ट बनाई और सबूतों के साथ बीसीसीआई को भेज दी। अच्छा। लेकिन उस रिपोर्ट में जिस खिलाड़ी का नाम था वो इतना बड़ा था, इतना मतलब एक तरह से पूजा जाता था कि बोर्ड में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उस पर हाथ डालने की। वो रिपोर्ट दबा दी गई। बस वो रिपोर्ट दबा दी गई। सोचिए, अगर 1995 में ही बीसीसीआई हिम्मत दिखाकर एक्शन ले लेता तो शायद 2000 का वो बड़ा मैच फिक्सिंग स्कैंडल होता ही नहीं और क्रिकेट को इतनी बदनामी नहीं झेलनी पड़ती। बिल्कुल। ये तो हुई पर्दे के पीछे की दुनिया की बात, लेकिन मुंबई की सड़कों पर जो हो रहा था वो तो और भी ज्यादा खतरनाक था, है ना? गैंग वॉर, शूट आउट, एनकाउंटर। वो तो रोज की खबरें थी। वो मुंबई के इतिहास का शायद सबसे काला दौर था। 1993 के बम धमाकों के बाद शहर में एक अजीब सा डर और गुस्सा था। और इसी गुस्से में से एक असाधारण योजना ने जन्म लिया, दाऊद इब्राहिम को विदेश में ही खत्म करने का एक सीक्रेट ऑपरेशन। इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। क्या था ये ऑपरेशन? इसके लिए 13 बेहतरीन अफसरों की एक टीम बनाई गई थी।
जिसमें अविनाश धर्माधिकारी भी शामिल थे। ओके। उन्हें एक कमरे में बुलाया गया और साफ साफ कहा गया कि ये एक ऐसा मिशन है जिसमें शायद ही कोई जिंदा बचकर वापस आए। ये एक तरह से एक सुसाइड मिशन था। हाँ बिल्कुल। लेकिन सुनने वालों को ये जानकर हैरानी होगी कि एक भी अफसर अपनी कुर्सी से नहीं हिला, एक ने भी पीछे हटने की बात नहीं की। ये उस वक्त की मुंबई पुलिस का जज्बा था, उनका समर्पण था। तो फिर ये मिशन हुआ क्यों नहीं? मिशन पूरी तरह से तैयार था, लेकिन आखिरी वक्त पर सरकार के स्तर पर कुछ राजनीतिक कारणों से इसे रद्द कर दिया गया। अच्छा। लेकिन ये घटना दिखाती है कि उस दौर में पुलिस किस हद तक जाने को तैयार थी। दाऊद को विदेश में खत्म करने का प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मुंबई की सड़कों पर उसके गैंग मेंबर्स का आतंक कम नहीं हुआ था। और इसी आतंक का एक चेहरा था फिरदौस। हाँ, फिरदौस। उसका किस्सा तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। वो उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात गैंगस्टर था। आप उसकी क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि उसने यूपी में एक विधायक पर AK-47 से 400 राउंड गोलियां चलवाई थीं। 400 राउंड? हाँ। जब वो मुंबई में छिपा हुआ था तो धर्माधिकारी और उनकी टीम को उसकी लोकेशन मिली। दिन दहाड़े मलाड में शॉपर स्टॉप के सामने दोपहर के 1:30 बजे एनकाउंटर। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। इसमें आम लोगों के लिए कितना बड़ा रिस्क रहा होगा। यही तो पुलिस की काबिलियत थी। उस भीड़ भाड़ वाली जगह पर जहां हजारों लोग आ जा रहे थे, इस ऑपरेशन को इस तरह अंजाम दिया गया कि एक भी आम नागरिक को खरोच तक नहीं आई। कमाल है। और जब फिरदौस के मारे जाने की खबर यूपी पहुंची तो वहां के कई इलाकों में लोगों ने अपने घरों में दिए जलाकर जश्न मनाया था। इससे पता चलता है कि उसका आतंक कितना ज्यादा था। लेकिन इसमें एक विडंबना भी है ना? हाँ, और वो बहुत चुभने वाली है। सालों बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में आई तो उन्होंने उस ऑपरेशन में शामिल यूपी पुलिस की टीम को तो गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। लेकिन मुंबई पुलिस की टीम को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। जिस टीम ने अपनी जान पर खेलकर उस ऑपरेशन को लीड किया और अंजाम दिया, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। ये दिखाता है कि सिस्टम में कभी-कभी पहचान और सम्मान कैसे काम करता है। जिस इंसान ने अभी-अभी दिन दहाड़े इतना खतरनाक एनकाउंटर किया, उसकी कहानी की शुरुआत होती है होम सिकनेस से। ये यकीन करना मुश्किल है। हाँ, ऐसा लगता है हम दो अलग-अलग लोगों की बात कर रहे हैं। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। अविनाश धर्माधिकारी पुलिस फोर्स में गलती से आ गए थे। एक दोस्त ने फॉर्म भरा तो साथ में इन्होंने भी भर दिया और सिलेक्ट हो गए। अच्छा। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इतनी ज्यादा होम सिकनेस होती थी कि वो अपने घर से आने वाली चिट्ठियों का बेसब्री से इंतजार करते थे, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल या टेलीफोन तो होते नहीं थे। तो फिर उन्होंने इस चीज का सामना कैसे किया ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग के बेहद सख्त शेड्यूल ने सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक उन्हें फिजिकली और मेंटली इतना थका दिया जाता था कि कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। ये पुलिस और आर्मी ट्रेनिंग का एक क्लासिक तरीका है, जहां शरीर को उसकी सीमा तक धकेलकर मन को काबू में किया जाता है। सोचिए, जो इंसान अपने घर की चिट्ठियों का इंतजार कर रहा है, वही आगे चलकर मुंबई के सबसे खूंखार गैंगस्टर्स का सामना करेगा। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल टफनेस कैसे बनाती है। और उनकी करियर की शुरुआत से ही ये दूसरा मानवीय चेहरा भी दिखने लगा था। हाँ, उनके शुरुआती दिनों के 2 किस्से बहुत मशहूर हैं। हाँ, पहला किस्सा दाइसर का है। हाँ, वहाँ उनकी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने मंगलसूत्र चुराकर भाग रहे चोरों को पकड़ लिया। और कमाल की बात ये थी कि उन्होंने चोरों को तब पकड़ा जब पीड़िता पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखवा ही रही थी। और बाद में उन चोरों से 25 मंगलसूत्र बरामद हुए। हाँ, 25। पुलिस चीजें बरामद करती हैं, ये तो आम बात है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो किया वो बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। उन्होंने मुंबई पुलिस के इतिहास में पहली बार एक पब्लिक फंक्शन आयोजित किया और उन सभी 25 महिलाओं को स्टेज पर बुलाकर उनके मंगलसूत्र वापस लौटाए। ये सिर्फ एक चोरी का माल वापस करना नहीं था। नहीं, ये जनता और पुलिस के बीच भरोसे का एक रिश्ता बनाने की पहली कोशिश थी। और दूसरा किस्सा तो और भी ज्यादा भावुक करने वाला है, पूजा सबा चांदानी के अपहरण का। हाँ, उस केस में मीडिया का बहुत ज्यादा दबाव था। सुनील दत्त, जो उस समय सांसद थे, खुद पुलिस स्टेशन आए थे। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि अगर ये बच्ची नहीं मिली तो मैं यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जब बच्ची मिली तो किडनैपर ने उसका हुलिया इतना बदल दिया था, उसके बाल काट दिए थे, उसे सिगरेट से दागा था कि उसके अपने पिता के अलावा कोई उसे पहचान भी नहीं सका। बाप रे। जब केस सुलझा तो सुनील दत्त दोबारा पुलिस स्टेशन आए और पूरी टीम को धन्यवाद दिया। ये दिखाता है कि अच्छे काम की सराहना भी होती थी।
और यही मानवीय दृष्टिकोण उनके करियर में आगे भी दिखता रहा, खासकर जब उन्हें साकिनाका जैसे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बनाया गया, जो उस समय बहुत बदनाम माना जाता था। हाँ, साकिनाका की छवि ऐसी थी कि लोग वहां जाने से डरते थे। उन्होंने वहां काया पलट करने के लिए सिर्फ अपराधियों को नहीं पकड़ा, बल्कि कम्युनिटी को जोड़ा। कैसे? उन्होंने पुलिस वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी पत्नियों के लिए शिरडी का ट्रिप आयोजित किया। इलाके के युवाओं को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करवाए, जिसमें जीतने वाली टीम को वो खुद अपनी जेब से 10,000 रुपए देते थे। लेकिन एक बदनाम पुलिस स्टेशन में ये सब करना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब उन्होंने एक मदरसे में झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। इसके खिलाफ तो फतवा तक जारी हो गया था। हाँ, फतवा जारी हो गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वो खुद वहां गए, लोगों से बात की, उन्हें समझाया और आखिरकार वो कार्यक्रम हुआ। ये सिर्फ झंडा फहराना नहीं था, ये समाज के दो हिस्सों के बीच डर और अविश्वास की दीवार को तोड़ने जैसा था। तो आज हमने पूर्व एसीपी अविनाश धर्माधिकारी के अनुभवों के जरिए मुंबई के उस दौर को देखा। एक तरफ अंडरवर्ल्ड का खौफ, बॉलीवुड का ग्लैमर, क्रिकेट की फिक्सिंग, और दूसरी तरफ पुलिस का वो असाधारण साहस और एक अफसर का वो अनूठा मानवीय पहलू। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये पुलिसिंग की जटिलता को भी दर्शाती है। ये बताती है कि इस काम में सिर्फ हिम्मत और रणनीति ही काफी नहीं है, बल्कि समाज को समझने वाली गहरी मानवीय संवेदना की भी उतनी ही जरूरत होती है। बिल्कुल। धर्माधिकारी ने ये साबित किया कि एक ही अधिकारी समाज की जरूरत के हिसाब से एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हो सकता है और एक कम्युनिटी लीडर भी। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये अनुभव आज हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल भी छोड़ जाते हैं। जब समाज में अपराध और अराजकता अपनी चरम सीमा पर हो, तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून की लकीर को कितना सख्त होना चाहिए और कितना लचीला। कानून का अक्षरशः पालन करने और न्याय सुनिश्चित करने के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? फिल्मों में पुलिस को जब भी देखते हैं तो मतलब दो ही तरह की इमेज दिखती हैं। या तो वो एकदम भ्रष्ट है, या फिर वो सिंघम जैसे कोई सुपर हीरो। बिल्कुल, जो अकेले ही सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, लेकिन असलियत जो है वो इन दोनों के बीच कहीं होती है। और वो जो बीच की जगह है वही सबसे दिलचस्प है। आज हम एक ऐसे ही पुलिस अधिकारी के करियर की गहराई में उतरने वाले हैं, जिनकी कहानी मुझे लगता है पुलिसिंग के कई अनछुए पहलुओं को सामने लाती है। हाँ, एक ऐसा अफसर जिसे लोग इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जानते थे, लेकिन उनका एक चेहरा वो समाज सुधारक का भी था। सही कहा। हमारी आज की पूरी बातचीत एसीपी अविनाश धर्माधिकारी के एक बहुत ही डिटेल्ड इंटरव्यू पर आधारित है, जो विजय विक्रम सिंह के YouTube चैनल पर है। और हमारा मकसद सिर्फ किस्से सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है इस इंटरव्यू से वो बातें निकालना जो पुलिस की कार्यप्रणाली, उस दौर के अंडरवर्ल्ड का खौफ और एक अधिकारी के अपने सफर की एक, कह सकते हैं, सच्ची तस्वीर पेश करती है। एक जटिल लेकिन सच्ची तस्वीर, क्योंकि पुलिसिंग कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। तो चलिए इसी ग्रे एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि अविनाश धर्माधिकारी पुलिस फोर्स में आए कैसे। मतलब ये कोई बचपन का सपना नहीं था, वो तो गलती से आ गए। हाँ, ये उनके करियर की एक बहुत ही अप्रत्याशित शुरुआत थी। वो इंटरव्यू में खुद बताते हैं कि कॉलेज के बाद उनके एक दोस्त ने उनके लिए आरटीओ इंस्पेक्टर का फॉर्म भर दिया था। अच्छा, खुद उन्होंने नहीं भरा? नहीं, दोस्त ने भरा, क्योंकि फॉर्म भरने का आखिरी दिन था। दोस्त को लगा कि चलो कोशिश कर लेते हैं। धर्माधिकारी को तो MPSC यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में ठीक से पता भी नहीं था। कमाल है। और विडंबना देखिए, धर्माधिकारी का सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिस दोस्त ने ये सब किया उसका नहीं हुआ। इसे ही कहते हैं किस्मत। लेकिन MPSC क्लियर करना एक बात है, और एक पुलिस ऑफिसर की वो जो कठोर ट्रेनिंग होती है उससे गुजरना बिल्कुल दूसरी बात है। तो वो दौर कैसा था उनके लिए ट्रेनिंग का? बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा। उन्हें जबरदस्त होम सिकनेस हुई, क्योंकि वो पहले कभी अपने परिवार से दूर रहे ही नहीं थे। और सोचिए वो जमाना जब न मोबाइल फोन थे न वीडियो कॉल, बस चिट्ठियां। हाँ, घर से संपर्क का एक ही जरिया था चिट्ठियां, जो पहुंचने में ही हफ्ते लगा देती थी। तो ऐसे में कोई खुद को कैसे संभाले? मतलब उस मानसिक दबाव से निकलने का रास्ता क्या था? रास्ता था शारीरिक थकावट। ट्रेनिंग का शेड्यूल इतना कठोर था कि सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक आप बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलता होगा। बिल्कुल। शरीर इतना थक जाता था कि बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती थी।
यही उनका एक तरह से कोपिंग मैकेनिज्म बन गया। और ट्रेनिंग का एक उसूल भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स नो मैटर व्हाट इट इज। मतलब आपको आदेश का पालन करना ही है, चाहे वो कितना भी बेतुका क्यों ना लगे। जैसे वो बारिश में पेड़ को पानी देने वाली तस्वीर। वही, वो एक कैडेट की तस्वीर दिखाते हैं जो मूसलाधार बारिश में रेनकोट पहनकर एक पेड़ को पानी दे रहा है। ये तो मतलब एकदम तर्कहीन लगता है। ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन इसका मकसद गहरा है। ये एक तरह से आपकी सिविलियन पहचान को, आपके पर्सनल लॉजिक को मिटाकर एक यूनिफॉर्म वाली पहचान बनाने की प्रक्रिया है, जहां सवाल नहीं होता, सिर्फ आदेश का पालन होता है। अच्छा, तो ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग हुई दहिसर पुलिस स्टेशन में। अब एक नया ऑफिसर डिपार्टमेंट में अपनी पहचान कैसे बनाता है? अपने काम से, अपनी काबिलियत से। और उन्हें ये मौका बहुत जल्दी मिला। पहला केस दहिसर का था। नाकाबंदी चल रही थी और उन्हें एक तेज रफ्तार रिक्शा पर शक हुआ। तो उन्होंने पीछा किया। हाँ, लेकिन कैसे? उन्होंने एक प्राइवेट मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट ली और उसके पीछे बैठकर उस रिक्शा का पीछा किया। उस वक्त वायरलेस तो होता था, पर वो एक बड़े डब्बे जैसा था। उसको चालू करके मैसेज पहुंचाने में ही 5-10 मिनट लग जाते। तब तक तो अपराधी गायब। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ पर काम किया, आरोपियों को पकड़ा और उनके पास से 3 मंगलसूत्र मिले। बाद में पूछताछ में कुल 25 मंगलसूत्र बरामद हुए। और सबसे खास बात तो ये थी कि ये सब शिकायत दर्ज होने से पहले ही हो गया था। यही तो कमाल था। पुलिस को पता था कि चोरी हुई है, पर पीड़ितों को नहीं पता था कि उनका सामान मिल भी गया है। इस केस का असर क्या हुआ डिपार्टमेंट पर? असर बहुत बड़ा था। मुंबई पुलिस के इतिहास में पहली बार रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का एक पब्लिक प्रोग्राम हुआ, जिसमें कमिश्नर की पत्नी ने उन 25 महिलाओं को उनके मंगलसूत्र लौटाए। अखबारों में तस्वीरें छपी। एक केस ने एक नए ऑफिसर को रातों रात स्टार बना दिया। दहिसर वाला केस तो कमाल था, पर जो अगला केस आया डीएन नगर वाला, उसने तो उस दौर की मुंबई को हिला दिया होगा। आप पूजा सवा चंदानी के अपहरण केस की बात कर रही हैं। हाँ, वो बहुत सेंसेशनल केस था। आफ्टरनून नाम का एक अखबार था, वो रोज पहले पन्ने पर यह खबर छापता था। पुलिस पर दबाव बहुत ज्यादा था। मामला इतना बड़ा हो गया था कि सांसद सुनील दत्त खुद पुलिस स्टेशन आ गए थे। जी, वो आए और उन्होंने मदद का पूरा आश्वासन दिया। और ये केस सुलझा कैसे? आज के जमाने में तो हम सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन पर निर्भर हैं। उस वक्त क्या था? उस वक्त थी ह्यूमन इंटेलिजेंस, मुखबिरों और गवाहों का नेटवर्क। इस केस में एक भिखारी ने ही आरोपी महिला को पहचाना था। एक भिखारी की गवाही पर? हाँ, और उसी जानकारी पर पुलिस टीम ने दिन रात एक करके बच्ची को माहिम दरगाह के पास से छुड़ाया। ये दिखाता है कि उस समय पुलिस का जमीनी नेटवर्क कितना मजबूत था। और जब बच्ची मिल गई तो सुनील दत्त वापस पुलिस स्टेशन आए और पूरी टीम का धन्यवाद किया। ये छोटी छोटी बातें टीम का हौसला कितना बढ़ा देती होंगी। निश्चित रूप से। इन दोनों मामलों ने उन्हें डिपार्टमेंट में किडनैपिंग डिटेक्शन एक्सपर्ट का टैग दे दिया, और इसी वजह से 1993 में उनकी पोस्टिंग हो गई क्राइम ब्रांच में। ठीक बॉम्ब ब्लास्ट से कुछ महीने पहले। हाँ, और यहां से उनका सामना होना था मुंबई के असली अंधेरे से, अंडरवर्ल्ड से। क्राइम ब्रांच मतलब अब खेल बड़ा होने वाला था, बहुत बड़ा। उनका पहला बड़ा एनकाउंटर था फिरदौस का। फिरदौस यूपी का एक कुख्यात अपराधी था जिसने एमएलए कृष्णानंदन राय पर AK-47 से 400 राउंड फायरिंग की थी। और वो मुंबई में छिपा हुआ था। हाँ, धर्माधिकारी और उनकी टीम ने उसे मलाड में दिन दहाड़े एक मुठभेड़ में मार गिराया। दिन दहाड़े मुंबई की सड़क पर, ये आज सोचना भी मुश्किल लगता है। उस वक्त शहर एक अलग ही दौर से गुजर रहा था। और इस एनकाउंटर में एक दिलचस्प बात भी है। इस ऑपरेशन के लिए यूपी पुलिस ने तो इनाम दिया, लेकिन मुंबई पुलिस से कोई खास सराहना नहीं मिली। ऐसा क्यों? शायद डिपार्टमेंट की अपनी राजनीति, अपनी प्राथमिकताएं, और सालों बाद योगी सरकार ने उसी केस के लिए यूपी की टीम को गैलेंट्री अवार्ड भी दिया। और इसके बाद एक ऐसे मिशन की योजना बनी जो शायद मुंबई का इतिहास ही बदल देता। दाऊद को खत्म करने का सीक्रेट मिशन। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। बिल्कुल। 1995 में जब गोपीनाथ मुंडे गृहमंत्री बने तो उन्होंने दाऊद को विदेश में ही खत्म करने के लिए एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन की योजना बनाई। और इसके लिए 13 अधिकारियों की एक टीम चुनी गई, जिसमें धर्माधिकारी भी थे। हाँ, और उन्हें साफ साफ बताया गया था कि ये एक वन वे मिशन हो सकता है, मतलब वापसी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन किसी ने मना नहीं किया। एक भी अफसर ने नहीं। ये उस समय पुलिस के जुनून और अंडरवर्ल्ड को खत्म करने की जिद को दिखाता है। तो फिर ये मिशन हुआ क्यों नहीं? अगर ये हो जाता तो? ये मिशन सरकारी स्तर पर रद्द कर दिया गया। शायद कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव रहा होगा या ऑपरेशन के लीक होने का डर। वजह तो साफ नहीं है। लेकिन सवाल रह जाता है कि अगर ये मिशन सफल होता तो क्या होता? वही, क्या अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाता?
या कोई नया गैंग उसकी जगह ले लेता। पावर वैक्यूम तो हमेशा कोई ना कोई भरता ही है। क्राइम ब्रांच में रहते हुए उनका सामना सिर्फ गैंगस्टर्स से ही नहीं, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस से भी हुआ। हाँ, और वो बहुत खतरनाक नेक्सस था। एक बार इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से पता चला कि दाऊद गैंग एमडी पर हमला करने वाला है। एमडी मतलब मुरली देवरा। पहले सबको यही लगा, लेकिन बाद में पता चला कि असली टारगेट माधुरी दीक्षित थी। माधुरी दीक्षित मतलब अंडरवर्ल्ड की पहुंच हर जगह थी। हर जगह। और गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद पुलिस ने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए एक ठोस रणनीति बनाई। दुबई में हुई एक मीटिंग में जो भी बॉलीवुड सितारे शामिल हुए थे, उन सबसे पूछताछ करने का फैसला हुआ। इसी सिलसिले में वो खुद शाहरुख खान को पूछताछ के लिए लेकर गए थे, है ना? हाँ, और इसका मकसद किसी को फंसाना नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक दांव था। मतलब ये कि जब शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, तो बाकी इंडस्ट्री को एक साफ मैसेज जाता है कि अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एक डर पैदा करना था ताकि सितारे गैंगस्टर से दूरी बना लें। अंडरवर्ल्ड का साया सिर्फ बॉलीवुड पर ही नहीं, क्रिकेट पर भी था। मैच फिक्सिंग का भी जिक्र है इंटरव्यू में। हाँ, 1995 में ही क्राइम ब्रांच ने क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का खुलासा किया था, जिसमें एक बहुत बड़ा भारतीय खिलाड़ी शामिल था। क्राइम ब्रांच ने एक पूरी रिपोर्ट बनाकर बीसीसीआई को भेजी थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों? उस बड़े खिलाड़ी का रुतबा और बीसीसीआई का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने उस रिपोर्ट को दबा दिया। क्राइम ब्रांच अपनी रिपोर्ट एजेंसी को सौंप सकती है, पर एक्शन लेना या न लेना वो तो एजेंसी पर ही निर्भर करता है। तो ये तो बात हुई गैंगस्टर्स, एनकाउंटर और बॉलीवुड की, और यही वो छवि है जो 90s के दशक की क्राइम ब्रांच के बारे में सोचते हुए दिमाग में आती है। हाँ, एक हार्डकोर क्राइम फाइटर वाली इमेज। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि यही अधिकारी जब साकीनाका में सीनियर पीआई बनकर गया तो उसका काम करने का तरीका 180 डिग्री बदल गया। और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उस समय साकीनाका पुलिस स्टेशन की छवि बहुत खराब थी। स्टाफ हतोत्साहित था और जनता का पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अपराधियों से गोली की भाषा में बात करने के लिए जाना जाता है, वो जनता का भरोसा कैसे जीत सकता है? उन्होंने वही किया जो एक अच्छा लीडर करता है। उन्होंने माहौल को समझा और अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग का मॉडल अपनाया। वो जानते थे कि दुश्मनी वाले माहौल में आप अच्छी पुलिसिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने लोगों से सीधे बात करना शुरू किया। हाँ, वो खुद उनके इलाकों में, उनकी बस्तियों में जाकर मीटिंग्स करने लगे। युवाओं को जोड़ने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया और उसमें एक मदरसे की टीम को भी शामिल किया। बिल्कुल, ये एक बड़ा सांकेतिक कदम था। वो चाहते थे कि समाज का हर तबका, खासतौर पर वो जो खुद को अलग थलग महसूस करता है, वो पुलिस से जुड़ा हुआ महसूस करे। इसी से जुड़ा एक और शानदार किस्सा है मदरसे में झंडा फहराने का। वो तो उनकी सोच को और भी साफ दिखाता है। एक फतवा आया था कि 15 अगस्त को मदरसों में झंडा नहीं फहराया जाएगा। इसके खिलाफ जाकर उन्होंने एक मदरसे में बड़े पैमाने पर झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका लाइव टेलीकास्ट 55 देशों में हुआ था। हाँ, ये संदेश देने के लिए कि देश की पहचान किसी भी धार्मिक पहचान से ऊपर है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ वो अधिकारी है जो एनकाउंटर को जरूरी मानता है और दूसरी तरफ वही अधिकारी समाज को जोड़ने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। मेरे हिसाब से ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दिखाता है कि पुलिसिंग को स्थिति के हिसाब से बदलना पड़ता है। जब आप संगठित अपराध से लड़ रहे हैं तो आपको कठोर होना पड़ता है, लेकिन जब आप एक समुदाय के साथ काम कर रहे हैं तो आपको विश्वास जीतना होता है। और उनके तरीके भी कितने अनोखे थे। मतलब पुलिस कांस्टेबलों की पत्नियों के लिए शिरडी की ट्रिप कौन आयोजित करता है? कोई नहीं सोचता। और इसीलिए ये असरदार था। एक पुलिस वाले की जिंदगी बहुत तनाव भरी होती है। इस ट्रिप के बाद एक कांस्टेबल की पत्नी ने कहा कि 50 साल की उम्र में वो पहली बार मुंबई के बाहर अकेली गई थी। ये छोटी छोटी बातें मनोबल पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। लेकिन सबसे कमाल का किस्सा तो बीएमसी चुनाव वाला है। हाँ। साकीनाका में बहुत तनाव था। हाँ, और उसे कम करने के लिए उन्होंने जो किया वो किसी पुलिस मैनुअल में नहीं लिखा होगा। उन्होंने सभी 114 प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को उनके जीवन साथी के साथ एक डिनर पार्टी पर बुला लिया। सोचिए, जो लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो सब एक ही छत के नीचे डिनर कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि माहौल हल्का हो गया। अगले दिन वोटों की गिनती बिना किसी लड़ाई झगड़े के शांति से हो गई। ये किस्सा पुलिसिंग के एक बहुत बड़े सिद्धांत को दिखाता है कि जब लोग महसूस करते हैं कि प्रक्रिया निष्पक्ष है और उनके साथ सम्मान से बर्ताव हो रहा है, तो वो कानून का पालन ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, वो डिनर पार्टी उस निष्पक्ष प्रक्रिया का प्रतीक बन गई जो सैकड़ों पुलिस वालों की तैनाती से ज्यादा असरदार साबित हुई। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अविनाश धर्माधिकारी की कहानी हमें एक पुलिस अधिकारी के दो रूप दिखाती है। एक
जो अपराध की दुनिया को खत्म करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने को तैयार है, और दूसरा जो समाज का विश्वास जीतने के लिए दिल से काम करता है। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या असरदार पुलिसिंग के लिए इन दोनों ही पहलुओं की जरूरत है? क्या एक अच्छा पुलिस अधिकारी बनने के लिए एक ही इंसान के अंदर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एक कम्युनिटी लीडर दोनों को होना जरूरी है? और आज के दौर में पुलिसिंग को इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए? शायद असल सवाल यही है कि क्या हमने टेक्नोलॉजी और एनफोर्समेंट पर इतना ज्यादा ध्यान दे दिया है कि हम वो डिनर पार्टी आयोजित करना ही भूल गए हैं जो किसी भी संघर्ष को शुरू होने से पहले ही रोक सकती। फिल्मों में पुलिस वाले की छवि को अगर देखें तो वो अक्सर दो ही किनारों पर टिकी होती है। हाँ। या तो वो एकदम ब्रश्ड अफसर है, सिस्टम में घुला हुआ, या फिर वो सिंघम जैसा, मतलब एक अकेला सुपर हीरो जो कानून को अपनी जेब में रखकर चलता है। बिल्कुल। जबकि असलियत हमेशा की तरह इन दोनों तस्वीरों से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प होती है। और ये फिल्मी छवि इतनी मजबूत है ना कि वो असल पुलिसिंग की सच्चाइयों को कहीं ना कहीं ढक देती है। सही बात है। और इसीलिए आज हम एक ऐसे पुलिस अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी के करियर की परतों को खोलेंगे, जिनके इंटरव्यू से हमें पुलिसिंग के वो अनछुए पहलू पता चलते हैं जो इन फिल्मी किरदारों से मतलब बिल्कुल ही परे हैं। एक ऐसा अफसर जिसे खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा गया और एक समाज सुधारक भी। हमारी आज की ये पूरी गहरी पड़ताल विजय विक्रम सिंह के YouTube चैनल पर प्रकाशित ACP अविनाश धर्माधिकारी के एक लंबे इंटरव्यू पर आधारित है। और हमारा मकसद है इस इंटरव्यू से उन किस्सों को, उन फैसलों को और शायद उन भावनाओं को भी निकालना जो पुलिस की कार्यप्रणाली 80 और 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड के खौफ और एक अधिकारी के व्यक्तिगत सफर की एक जटिल लेकिन हाँ एक सच्ची तस्वीर पेश करते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यही है कि अविनाश धर्माधिकारी पुलिस फोर्स में आए ही एक इत्तेफाक से थे। ये बात वाकई दिलचस्प है। मतलब कॉलेज खत्म हुआ था और उनके एक दोस्त ने उनके लिए RTO इंस्पेक्टर का फॉर्म भर दिया था, वो भी आखिरी दिन। धर्माधिकारी को तो जैसा वो बताते हैं MPSC यानी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पता तक नहीं था। और किस्मत का खेल देखिए, धर्माधिकारी का सिलेक्शन हो गया, लेकिन जिस दोस्त ने ये सब किया था उसका नहीं हुआ। तो यहाँ ये बात सोचने वाली है कि कैसे जिंदगी का एक इतना बड़ा फैसला जो उनके पूरे करियर को परिभाषित करने वाला था वो उनका अपना था ही नहीं। एक अनियोजित कदम ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही तय कर दी। और ये दिशा उन्हें ले गई पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, पहली बार घर से दूर। उस जमाने में जब घर से संपर्क का इकलौता जरिया चिट्ठियां हुआ करती थीं। उन्होंने बताया भी है कि जब पोस्टमैन आता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई खजाना लेकर आ रहा हो। वो होम सिकनेस, उससे लड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। उस अकेलेपन और घर की याद से लड़ने का एक ही तरीका था जो एकेडमी ने उन्हें दिया, कठोर फिजिकल ट्रेनिंग। हाँ, सुबह 5 बजे से रात 9:30 बजे तक का शेड्यूल इतना थका देने वाला होता था कि कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। ट्रेनिंग का एक ही मूल सिद्धांत था, You have to follow the orders no matter what it is। मतलब आदेश का पालन करना है, चाहे वो कुछ भी हो, सवाल नहीं पूछना है। इसका उन्होंने एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया। वो तस्वीर वाला है ना? हाँ, एकेडमी में एक तस्वीर लगी थी जिसमें एक कैडेट भरी बारिश में रेनकोट पहनकर एक पेड़ को पानी दे रहा है। मतलब दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, जो कहा गया वो करना है। ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन इसके पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। बिल्कुल। ये ट्रेनिंग आपको एक व्यक्ति से एक यूनिट का हिस्सा बनाती है, आपकी व्यक्तिगत पहचान को मिटाकर एक अनुशासित सिपाही की पहचान घड़ी जाती है जो किसी भी परिस्थिति में अपने सीनियर के आदेश पर भरोसा कर सके। इसी ट्रेनिंग ने उनकी नींव रखी और इसी नींव के साथ उनकी पहली पोस्टिंग हुई दहीसर पुलिस स्टेशन में। और यहाँ से उनके करियर के वो शुरुआती किस्से शुरू होते हैं जिन्होंने डिपार्टमेंट में आते ही उनकी एक अलग पहचान बना दी। पहला केस तो बहुत ही नाटकीय था। वो नाकाबंदी पर थे जब एक रिक्शा तेजी से भागने लगा। अब वायरलेस पर मदद मांगने में वक्त लगता, रिक्शा हाथ से निकल जाता, तो उन्होंने पास से गुजर रहे एक अजनबी मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट मांगी। सोचिए जरा, एक आम नागरिक की बाइक पर बैठकर एक पुलिस वाला फिल्मी अंदाज में चोरों का पीछा कर रहा है। आगे ट्रैफिक में रिक्शा फंस गया और उसे पकड़ लिया गया। रिक्शे में बैठे लोगों के पास से 3 मंगलसूत्र मिले। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जब उन चोरों से और पूछताछ हुई तो कुल 25 मंगलसूत्र बरामद हुए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त तक किसी ने चोरी की शिकायत तक दर्ज नहीं कराई थी। मतलब अपराध होने और रिपोर्ट होने के बीच के वक्त में ही पुलिस ने केस सुलझा लिया था। ये जो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का कार्यक्रम हुआ, क्या वो सिर्फ एक PR स्टंट था या इसका कोई गहरा असर भी था?
देखिए, ये पीआर से कहीं ज्यादा था। जनता का पुलिस पर भरोसा तब बनता है जब उन्हें नतीजा दिखता है। सही बात है। ये जनता को ये दिखाने का एक तरीका था कि पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ती नहीं, बल्कि न्याय को आपके दरवाजे तक लाती है। जब कमिश्नर की पत्नी ने खुद उन 25 महिलाओं को उनके मंगलसूत्र लौटाए, तो वो सिर्फ सोना नहीं लौटा रही थीं, वो सिस्टम में भरोसा लौटा रही थीं। इस एक घटना ने उस युवा अफसर की छवि बना दी। और दूसरी घटना ने इस छवि को और मजबूत कर दिया, डीएनए नगर पुलिस स्टेशन में। हाँ, पूजा सभाचंदानी नाम की एक बच्ची का अपहरण हो गया। मीडिया, खासकर आफ्टरनून नाम का अखबार, पुलिस पर रोजाना हमले कर रहा था। दबाव बहुत ज्यादा था। इतला कि उस समय के सांसद सुनील दत्त खुद पुलिस स्टेशन आए। उन्होंने मदद का आश्वासन दिया, लेकिन उस दौर में पुलिसिंग कितनी मुश्किल थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, कोई मोबाइल लोकेशन नहीं, आपके पास सिर्फ आपके मुखबिर, गवाहों के बयान और जमीनी जांच थी। एक स्केच बनवाया गया और वो पूरे शहर में फैला दिया गया। और केस सुलझा भी एक बहुत ही अनोखे तरीके से। वो भिखारी वाला किस्सा है ना? हाँ, कुलाबा में ताजमहल होटल के पास एक भिखारी ने उस स्केच वाली महिला को पहचान लिया। ये दिखाता है कि उस समय पुलिस का नेटवर्क कितना जमीनी स्तर पर काम करता था। बिल्कुल। मतलब एक भिखारी भी उनकी आंख और कान हो सकता था। बिल्कुल। उस जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने माहिम दरगाह के पास से बच्ची को सुरक्षित छुड़ा लिया। और सुनील दत्त इतने प्रभावित हुए कि वो पूरी टीम का धन्यवाद करने दोबारा पुलिस स्टेशन आए। इस केस के बाद तो धर्माधिकारी को डिपार्टमेंट में किडनैपिंग डिटेक्शन एक्सपर्ट का टैग ही मिल गया। इन दो केसों ने ये साबित कर दिया था कि ये अफसर सिर्फ किताबी नहीं, बल्कि सड़क पर काम करने वाला पुलिस वाला है। और शायद इसी वजह से सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनका ट्रांसफर क्राइम ब्रांच में हो गया। साल था 1993। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट से कुछ ही महीने पहले मुंबई का माहौल बदल रहा था। और अब उनका सामना छोटे मोटे चोरों से नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार चेहरों से होने वाला था। उनकी सीधी टक्कर हुई यूपी के एक कुख्यात गैंगस्टर फिरदौस से। ये कोई मामूली अपराधी नहीं था। उसने यूपी में विधायक कृष्णानंदन राय पर AK-47 से 400 राउंड फायरिंग करके उनकी हत्या की थी। और मुंबई में आकर छिपा हुआ था। धर्माधिकारी और उनकी टीम ने उसे मलाड में शॉपर स्टॉप के सामने दिन दहाड़े पहचान लिया। फिरदौस ने तुरंत पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वो इलाका तो बहुत भीड़ भाड़ वाला है। हाँ, तो पुलिस के सामने चुनौती थी कि गैंगस्टर को भी पकड़ना है और किसी आम नागरिक को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने यही किया। एक मुठभेड़ में फिरदौस को मार गिराया गया। यहाँ एक बहुत ही अजीब बात सामने आती है। इस एनकाउंटर की खबर जब यूपी पहुंची तो वहाँ लोगों ने जश्न में अपने घरों में दिए जलाए। अच्छा। हाँ, और यूपी पुलिस ने मुंबई पुलिस की टीम को इनाम भी भेजा। लेकिन जैसा धर्माधिकारी बताते हैं, उन्हें अपनी ही मुंबई पुलिस से इस ऑपरेशन के लिए कोई खास सराहना नहीं मिली। बल्कि कई साल बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसी केस के लिए यूपी पुलिस की टीम को गैलेंट्री अवार्ड दिया। ये तो अजीब बात है। चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 1995 में महाराष्ट्र में सरकार बदली और गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री बने। उन्होंने अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के लिए पुलिस को पूरी छूट दे दी। और इसी दौरान एक ऐसे मिशन की योजना बनी जिसके बारे में सुनकर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। दाऊद इब्राहिम को विदेश में खत्म करने का एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। बिल्कुल। इस मिशन के लिए 13 सबसे काबिल और भरोसेमंद अधिकारियों की एक टीम चुनी गई, जिसमें धर्माधिकारी भी शामिल थे। उन्हें मीटिंग में साफ साफ बताया गया कि ये एक वन वे मिशन हो सकता है। मतलब वापसी की कोई गारंटी नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, उस कमरे में बैठे 13 अधिकारियों के मन में क्या चल रहा होगा। उन्हें पता है कि वो शायद कभी अपने परिवार से दोबारा न मिल पाए। धर्माधिकारी बताते हैं कि उनकी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी को बस इतना कहा कि एक लंबी ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना है और शादी कुछ समय के लिए टालनी पड़ेगी। वो सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। एक भी अधिकारी ने पीछे हटने से मना नहीं किया। ये मिशन इस बात का प्रमाण है कि उस समय पुलिस तंत्र और सरकार अंडरवर्ल्ड के सफाई के लिए किस हद तक जाने को तैयार थे। ये सिर्फ कानून और व्यवस्था की लड़ाई नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। राज्य ये संदेश देना चाहता था कि उसकी पहुंच कहीं भी हो सकती है, नियमों के दायरे के बाहर भी। हालांकि बाद में ये ऑपरेशन सरकारी स्तर पर किन्हीं कारणों से रद्द कर दिया गया। लेकिन ये सवाल आज भी हवा में तैरता है कि अगर वो 13 अधिकारी उस मिशन पर गए होते और अगर वो सफल हो जाते तो मुंबई का इतिहास आज क्या होता। और अंडरवर्ल्ड का असर सिर्फ सड़कों पर नहीं था, बल्कि चमक दमक वाली बॉलीवुड की दुनिया पर भी था। क्राइम ब्रांच को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से एक टिप मिली कि दाऊद गैंग MD नाम के किसी शख्स पर हमला करने की योजना बना रहा है।
पहले तो सभी को लगा कि टारगेट कांग्रेसी नेता मुरली देवरा हैं, जिनका शॉर्ट फॉर्म एमडी था। हाँ, उनकी सुरक्षा भी तुरंत बढ़ा दी गई। लेकिन जब और जानकारी मिली तो सबके होश उड़ गए। असली टारगेट थी माधुरी दीक्षित। ये वो दौर था जब बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड की पकड़ बहुत मजबूत थी। फिरौती, फिल्मों में पैसा लगाना। लेकिन गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद पुलिस ने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए एक नई और आक्रामक रणनीति अपनाई। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। पुलिस को पता था कि गुलशन कुमार के मर्डर की साजिश दुबई में हुई एक पार्टी में रची गई थी, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े नाम शामिल थे। पुलिस ने फैसला किया है कि उस पार्टी में शामिल हर हस्ती से पूछताछ की जाएगी। मकसद सजा देना नहीं था, मकसद था एक डर पैदा करना। संदेश साफ था, अगर आप गैंगस्टर से मिलेंगे चाहे किसी भी वजह से, तो आपको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपकी छवि खराब होगी। और इसी सिलसिले में धर्माधिकारी खुद शाहरुख खान को पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच लेकर गए थे। उन्होंने बताया कि वो अकेले ही शाहरुख के घर गए ताकि मीडिया में कोई तमाशा न बने और उन्हें आराम से ले आएं। इस रणनीति ने काम किया। बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों को समझ आ गया कि अब गैंगस्टर्स के साथ उठना बैठना उनके लिए महंगा पड़ सकता है, और धीरे धीरे उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। और एक तीसरा नेक्सस था क्रिकेट में। आज हम मैच फिक्सिंग की बातें सुनते हैं, लेकिन धर्माधिकारी बताते हैं कि क्राइम ब्रांच ने 1995 में ही क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का खुलासा कर दिया था, जिसमें एक बहुत बड़ा भारतीय खिलाड़ी शामिल था। क्राइम ब्रांच ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके बीसीसीआई को भेजी थी। लेकिन धर्माधिकारी के अनुसार उस बड़े खिलाड़ी का कद और प्रभाव इतना ज्यादा था कि बीसीसीआई ने उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की और उसे दबा दिया। अगर उस वक्त एक्शन लिया गया होता तो शायद भारतीय क्रिकेट को बाद के सालों में इतने बड़े फिक्सिंग स्कैंडल का सामना नहीं करना पड़ता। तो अब तक हमने जो तस्वीर देखी है वो एक हार्डकोर क्राइम फाइटर की है, एक ऐसा अफसर जो एनकाउंटर कर रहा है, सीक्रेट मिशन पर जाने को तैयार है, और बॉलीवुड से लेके क्रिकेट तक अंडरवर्ल्ड की जड़ें खोद रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे बिल्कुल उलट है। सही कहा आपने। जब उनकी पोस्टिंग साकिनाका पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर हुई तो उनका एक बिल्कुल नया रूप सामने आया। उस समय साकिनाका पुलिस स्टेशन की छवि बहुत खराब थी। हाँ, स्टाफ पर गंभीर आरोप लगे थे और उनका मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। वहां उन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया जो वो क्राइम ब्रांच में अपना रहे थे। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग का एक मॉडल अपनाया। उनका पहला काम अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि जनता का भरोसा जीतना था। इसके लिए वो खुद लोगों के इलाकों में, उनकी बस्तियों में जाके मीटिंग करने लगे, खासकर महिलाओं के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनने लगे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश थी, या वाकई इन कदमों से पुलिस और जनता के बीच का रिश्ता बदला? जैसे उन्होंने युवाओं को जोड़ने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया। वो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, वो एक रणनीति थी। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 50 से ज्यादा टीमों को शामिल किया। लेकिन सबसे खास बात, उन्होंने मदरसे की एक टीम को भी खेलने के लिए मनाया। अच्छा, मकसद था उन युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना जो शायद खुद को अलग थलग महसूस करते थे। कि जब वो पुलिस के साथ क्रिकेट खेलेंगे तो उनके मन से पुलिस का डर निकलेगा। और एक किस्सा तो और भी ज्यादा प्रभावशाली है। वो फतवे वाला? हाँ, एक बार 15 अगस्त से पहले एक फतवा आया कि मदरसों में झंडा नहीं फहराया जाएगा। धर्माधिकारी ने इसे राष्ट्र के खिलाफ माना, लेकिन उन्होंने बल का प्रयोग नहीं किया। वो एक बड़े मदरसे के संचालकों के पास गए, उनसे बात की, उन्हें मनाया, और वहां इतने बड़े पैमाने पर झंडा फहराने का कार्यक्रम आयोजित करवाया कि उसका लाइव टेलीकास्ट 55 देशों में हुआ। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है ना? बिल्कुल। एक तरफ वो अधिकारी है जो गैंगस्टर्स को खत्म करने के लिए एनकाउंटर को जरूरी मानता है, और दूसरी तरफ वही अधिकारी समाज को जोड़ने और भरोसा बनाने के लिए ऐसे कदम उठा रहा है। ये दिखाता है कि शायद प्रभावी पुलिसिंग का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। स्थिति के अनुसार आपको अपना तरीका बदलना पड़ता है। उनके कुछ और छोटे छोटे किस्से भी हैं जो उनकी सोच को दिखाते हैं। जैसे वो शिरडी की ट्रिप वाला। हाँ, पुलिस कांस्टेबलों की पत्नियां जो पुलिस स्टेशन के रखरखाव को लेकर अक्सर शिकायतें करती थीं, उनके लिए शिरडी की एक ट्रिप आयोजित की, सिर्फ महिलाओं के लिए, ताकि वो एक दिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से छुट्टी ले सके। अब इसका सीधा असर पुलिसिंग पर कैसे पड़ेगा? मकसद था मोरल बूस्ट करना। एक पुलिस वाले के घर में अगर तनाव कम हो तो वो काम पर बेहतर फोकस कर सकता है। धर्माधिकारी ने ये समझा कि पुलिस स्टेशन सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो वहां काम करने वाले लोगों और उनके परिवारों से बनता है। ये इंटरनल कम्युनिटी बिल्डिंग थी। और एक आखिरी किस्सा, बीएमसी चुनाव के दौरान एक वार्ड में बहुत ज्यादा सांप्रदायिक और राजनीतिक तनाव था। सबको डर था कि काउंटिंग वाले दिन दंगा हो सकता है। धर्माधिकारी ने काउंटिंग से एक दिन पहले सभी 114 प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को उनके जीवन साथी के साथ एक डिनर पार्टी पर बुला लिया। कोई राजनीतिक भाषण नहीं, कोई गंभीर बात नहीं,
बस अच्छा खाना, संगीत और हल्की फुल्की बातें। माहौल इतना दोस्ताना हो गया कि जो उम्मीदवार एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे वो एक साथ बैठकर हंस बोल रहे थे। नतीजा? अगले दिन काउंटिंग बिना किसी एक भी अप्रिय घटना के शांति से निपट गई। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी समस्याओं का हल सबसे आसान तरीकों में छिपा होता है। तो इन सभी किस्सों को एक साथ देखने पर हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? अविनाश धर्माधिकारी की कहानी हमें एक पुलिस अधिकारी के दो बिल्कुल अलग लेकिन शायद बराबर के जरूरी रूप दिखाती है। एक वो चेहरा जो अपराध की दुनिया को खत्म करने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने को तैयार है, और दूसरा वो चेहरा जो समाज का विश्वास जीतने के लिए दिल से काम करता है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या प्रभावी पुलिसिंग के लिए इन दोनों ही पहलुओं की जरूरत है? क्या एक अच्छा पुलिस अधिकारी बनने के लिए एक ही व्यक्ति के भीतर एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की निर्ममता और एक कम्युनिटी लीडर की संवेदनशीलता दोनों का होना जरूरी है? और आज के आधुनिक दौर में जब अपराध के तरीके बदल रहे हैं और समाज ज्यादा जटिल हो गया है, पुलिस को इन दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए?